ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है उसमें रिलेशंस, हमारे संबंध, हमारे रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन रिश्तों के आसपास ही घूमता है, चाहे वो कोई भी रिश्ते हों, चाहे वो फादर और सन का हो, मदर और डॉटर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, ब्रदर और सिस्टर का हो, एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड से हो, चाहे हमारे पर्सनल रिलेशंस हों या प्रोफेशनल रिलेशंस हों, हर जगह हमारा संपर्क रिश्ते नातों से होता ही है। अब एक मिनट के लिए आप अपने आप को अपने रिश्ते नातों के बीच में देखिए, अपने संबंधियों के बीच में देखिए और अपने आप से पूछिए कि हमारे संबंधों में आज कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं। क्या कारण है कि हमारे संबंध जितने सुंदर होने चाहिए आज वो उतने सुंदर नहीं हैं। पूछिए अपने आप से कि आज अगर संबंधों में उतार चढ़ाव आ रहा है, अप्स एंड डाउन हो रहा है, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, जितना मज़ा उनमें आना चाहिए उतना नहीं आ रहा, तो उसका जिम्मेवार कौन? क्या कारण है कि हमारे नज़दीक से नज़दीक हमारे अपने लोग, प्यारे लोग, कई बार वही हमारे लिए दर्द का कारण बन जाते हैं? क्या कारण है कि आज संबंधों में जो आपसी ट्रस्ट, विश्वास, रिस्पेक्ट और संस्कारों का तालमेल होना चाहिए वो नहीं हो पाता? क्या कारण है? अच्छी तरह से अपने आप से पूछिए। और यहाँ बैठ के एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि जो बातें सुननी हैं वो आपके लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं। यहाँ बैठ के दूसरों के लिए नहीं सोचना कि ये वाली बात वो कर ले, मेरे हस्बैंड कर ले, मेरे बच्चे कर लें, मेरी वाइफ कर ले तो हमारा घर तो सुधर जाएगा। नहीं, जो कुछ कहा जा रहा है केवल और केवल आपके लिए कहा जा रहा है। तो देखें अपने रिश्ते नातों को और बताएं कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्यों नहीं हम लाइफ को एंजॉय कर पाते। रिश्तों में तो हम इसलिए आते हैं ताकि हम एक दूसरे को एम्पावर कर सकें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें, लेकिन हो कहीं उल्टा जाता है। क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं, बताएंगे, शेयर करेंगे। क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रिश्तों में हमारा निभ रही, क्यों एक दूसरे से टकराव हो जाता है, क्यों रिश्ते नातों में टक्कर हो जाती है, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, वेरी गुड, और अहंकार भी बढ़ रहा है, ईर्ष्या भी है, लालच, प्रॉपर्टी का लालच। और बताइए, बहनें बता रही हैं कुछ, जोर से बोलिए। विचारों का मतभेद, विचार नहीं मिलते। आप क्या कह रहे हैं? जेलसी, ईर्ष्या, जलन, आगे दूसरा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक इसको हो रहा है। और आप कह रहे थे कुछ, क्या? जोर से। स्वार्थ, हाँ, सेल्फिश हो गए लोग, स्व को जानते नहीं और हो गए हैं स्वार्थी। स्वार्थी होने के लिए भी स्व को तो जानना पड़ेगा ना, मैं कौन हूँ। तुम्हें पता ही नहीं है कि असली स्वार्थी कौन है, वो कुछ और तरह के स्वार्थी है। जो अपने स्व अर्थ किया जाए वो स्वार्थ है, वो शरीर अर्थ करते हैं इसलिए सोचते हैं हम स्वार्थी या वो स्वार्थी है।
और कोई बताएंगे लास्ट में एक और? हाँ बताइए पीछे। ईगो, ईगो हो गया। एक्सपेक्टेशन, हाँ जी। संवाद, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कंपैरिजन, क्या कह रहे हैं? जेलसी तो हो गया। बोलिए बोलिए, नहीं सुनाई दिया। बहुत सी बातें आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बातें, लेकिन ये बातें बताते बताते आपको कौन याद आ रहे थे? जो आपसे जेलसी करते हैं, जो बड़े स्वार्थी लोग हैं रिश्तों में, जो आपको समझते नहीं, अहंकार से पेश आते हैं, वो सारे लोग याद आ रहे थे ना आपको। और आपका पक्का विश्वास है कि जब तक वो नहीं ठीक होते तब तक आपका रिश्ता ठीक होने वाला नहीं है। लोग आपसे ठीक से बात नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, आपको समझते नहीं, इसलिए तो गड़बड़ हो रही है। मतलब सारा का सारा कसूर कहाँ है? दूसरों में। यही हम एक भूल करते हैं कि हमें लगता है कि आई एम राइट एंड अदर्स आर रॉन्ग, दूसरे सब गलत हैं, मैं ही सही हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वही होना चाहिए। इसी कारण फिर हमारे अंदर कंट्रोलिंग हैबिट आती है, कंट्रोल करने की बात आती है, दूसरों को चेंज करने की तमन्ना पैदा होती है। आप में से कौन कौन है जो दूसरों को बदलने के बारे में सोचते हैं कि दूसरे बदल जाएं, दूसरे सुधर जाएं? वेरी गुड, और भी करो, हाथ खड़ा करो। बहुत लोग हैं। कौन कौन ट्राई करते हैं? ट्राई भी करते हैं। किस किस को कामयाबी मिलती है? अब कोई नहीं हाथ खड़ा कर। मिलती है कामयाबी दूसरों को जब बदलते हैं? नहीं मिलती। खुद को क्या करना है इसकी समझ नहीं है, दूसरों को क्या करना चाहिए इसकी सलाह सबके पास है। बड़ा आसान है दूसरे को कहना कि तुम ये करो, तुम ये करो। दूसरे को चेंज करना, वो व्यक्ति दूसरों को बदलना चाहता है जो खुद ही नहीं बदलता, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। वो सपने देखता है कि मैं सारी दुनिया को कंट्रोल कर लूं, दुनिया ना भी करूं पर कम से कम अपने घर परिवार में अपने लोगों को तो कर ही लूं, उनको तो अपने हिसाब से चला लूं मैं। पर क्या ये पॉसिबल है? क्या हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? चल सकते? अगर रिश्तों को ठीक करना है तो सबसे पहले किसे ठीक करना होगा? जो कहते हैं हमें खुद को ठीक करना होगा वो हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, सब समझदार हैं। अगर हम दूसरों के बदलने का इंतजार करते रहेंगे तो इंतजार खत्म होने वाला नहीं है। दूसरे नहीं बदलने वाले हमारे हिसाब से, कोई नहीं बदलता हमारे हिसाब से, क्योंकि लोग जीते हैं अपने किरदार के हिसाब से, अपने रोल जो उनको मिला है। हमारे हिसाब से क्यों चलेंगे भाई? उनको अपना माइंड है, अपने संस्कार हैं, अपने सोचने का तरीका है, सबका अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि दूसरे बदल जाएं। दूसरे इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि उनका तो अभी मूड ही नहीं है बदलने का, उनको रियलाइज ही नहीं है कि उन्हें बदलना है, या रियलाइजेशन भी है पर पावर नहीं है बदलने की। सबको पता है गुस्सा नहीं करना है, चाहते वो भी है कि हम ना करें गुस्सा, लेकिन गुस्सा छोड़ने के लिए ताकत चाहिए। वो आपकी एडवाइस से नहीं होने वाला, उसके लिए उनको पावर देनी पड़ेगी। और दूसरे बदलते नहीं हैं क्योंकि दूसरों को लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम उनके अंदर है। उनके हिसाब से प्रॉब्लम किसके अंदर है? हमारे अंदर। और हमारे हिसाब से प्रॉब्लम किसके अंदर है? उनके अंदर। इसलिए वो सोचते हैं हम बदल जाएं और हम सोचते हैं वो बदल जाए, और खुद को बदलने के लिए कोई काम नहीं करता। इसलिए
परनाला वही रहता है। वो कहते हैं पंचों सरपंच होते हैं ना, पंचों की बात सिर माथे, पर परनाला वहीं रहेगा। एक बार लोगों का किसी का पानी गिर रहा था परनाले से, तो उन्होंने सारे पंच इकट्ठे कर दिए। उन्होंने कहा भाई बदल लो आप परनाला, दूसरे को प्रॉब्लम होती है। वो कहता है जी आप सबकी बात सिर माथे, पर परनाला वहीं रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। ऐसे ही वो कहते ठीक है बदलना चाहिए, पर हम नहीं बदलेंगे, तुम बदलो। और जितना आप इस बात को नोट कर लीजिए, जितना हम दूसरों को बदलना चाहेंगे वो व्यक्ति हमसे उतना दूर होता जाएगा और रिश्ता कमजोर होता जाएगा। पक्की बात कर लो ये। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को ये एनर्जी जा रही है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझे लाइक नहीं करता, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। हर आदमी एक्सेप्टेंस चाहता है कि उसे दूसरे स्वीकार करें। क्रिटिसिज्म कोई पसंद नहीं करता, सब एक्सेप्टेंस चाहते हैं। रिजेक्शन नेगेटिव एनर्जी है, एक्सेप्टेंस एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसलिए अगर दूसरों को बदलना है तो कह के बदलने वाले नहीं हैं, उसका तरीका कुछ और है, वो भी समझना पड़ेगा। और हमें कंट्रोल करने की इच्छा ही नहीं रखनी दूसरों को। कई बार हमें लगता है आई एम द बॉस, मैं घर का बड़ा हूँ, सबको मेरी बात सुननी चाहिए, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, तो मैं क्यों दूसरों को कंट्रोल करना चाहता हूँ? जब मेरा अपने मन पे कंट्रोल है, पूछिए, मेरा अपने हाथों पे कंट्रोल है, मेरी अपनी आंखों पे कंट्रोल है, मेरी वाणी पे कंट्रोल है। कई बार वाणी से, मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं, बाद में हम हाथ जोड़ रहे होते हैं, माफ कर दे भाई, मेरा मतलब ये नहीं था। कई बार हाथ से ऐसी ऐसी चीजें गुस्से में आके फेंक देंगे, बर्तन फेंक देंगे, मोबाइल फेंक देंगे, कुछ भी फेंक देंगे, हाथ कंट्रोल में नहीं रहते, और मन की तो बात ही छोड़ो। तो हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टाइम हमारा फोकस दूसरों को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। हम दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए अपना आउट ऑफ कंट्रोल है। और जिस दिन फोकस शिफ्ट अपनी तरफ करेंगे तो अपने ऊपर कंट्रोल होने लगेगा, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। सिंपल सा बात है। मान लो एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको उसकी माँ कहती है उठ जा, उठ जाता है, बैठ जा, बैठ जाता है, वो सामान वहाँ रख दे, रख देता है। माँ बड़ी खुश होती है, बच्चा बड़ा ओबीडियंट है। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, अब वो माँ की सुनने के बजाय अपने मन की सुनना शुरू की उसने। अब उसका मन डेवलप हो गया, ब्रेन डेवलप हो गया। अब माँ को लगता है मेरी बात नहीं सुनता, ये बच्चा तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब क्या ये पक्का है, क्या ये गारंटी है कि सारी उम्र वो आपकी बात सुनेगा? क्या उसको अपना ब्रेन नहीं है? क्या उसको अपने संस्कार नहीं है? जब छोटा था तो सुन लेता था। पर हमारी हैबिट क्या है? उसे कंट्रोल करने की, मेरे अनुसार चले। फिर हम कहते हैं अब कर गलती, जब भुगतेगा ना तो पता चलेगा, कर ले गलती। फिर भी हम सोचते हैं कि गलती करेगा, इसको सजा मिलेगी, फिर मेरे पास आएगा, मेरी बात मानेगा। मतलब मेरी ये हैबिट उसको कंट्रोल करने की कितनी डीप है। हम अपने आप को समझा दें, हम किसी को चेंज भी नहीं कर सकते, किसी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हम एडवाइस दे सकते हैं, हम दूसरों को समझा सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। ऑफिस में आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, पर दूसरा आपकी बात माने या ना माने ये किसकी मर्जी? ये मेरी मर्जी या उसकी मर्जी? ये उसकी मर्जी है। ये फ्रीडम आपने दूसरे को दे दी है, उसकी ये फ्रीडम छीननी नहीं है। नहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे, वो कहना मानेगा नहीं, परेशान आप होंगे। हमारी ये एक्सपेक्टेशन, किसी ने कहा अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं कि दूसरे मेरे अनुसार चलें, जो मैं कहूं वैसा ही हो। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा होगा? लोग हमारे अनुसार चलेंगे या अपने दिमाग के हिसाब से चलेंगे?
अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं है। एक्सपेक्टेशन का उल्टा है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। हम दूसरे को कहें कि आप ये करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, अगर वो नहीं करता तो भी नो प्रॉब्लम। छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बाहर प्रोग्राम चल रहा है, वो जाकर अटेंड कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कि वो करे तो भी ठीक, ना करे तो भी बहुत प्यारे हैं आप, तो भी बहुत अच्छे हैं। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है दूसरे को। और जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो हमारी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। क्या कारण है? हमारे द्वारा कही गई बढ़िया से बढ़िया बात भी, अच्छे से अच्छी बात भी दूसरों को सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। धारण करना तो अगली बात, फॉलो करना तो अगली बात, वो सुनना भी नहीं चाहते बच्चे। क्या कारण है? हमने उनके भले के लिए कही, उनकी बेटरमेंट के लिए कहते हैं हम लोग, फिर भी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। क्या कारण है? दो चीजें हैं। एक है आपकी वर्डिंग, आपकी टोन, और एक है आपकी सोच। आपने अपनी बात कही पर किस एनर्जी के साथ कही, क्या सोचकर कही, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर से आपने बड़ा अच्छा कहा, ये करो ये करो, लेकिन अंदर से आपने उनके लिए ये सोच के कहा कि तुम ठीक नहीं हो, यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, ये गलत चीज़ है। तो वो क्या हुआ? रिजेक्शन। और उसके बजाय अगर हम उनको दें रिस्पेक्ट, उनको कहें एक्सेप्टेंस लेके कहें कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई, कोई बात नहीं, अब ऐसे करना, तो वो होगी एक पॉजिटिव एनर्जी। एक है नेगेटिव एनर्जी, यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, तुम ठीक नहीं हो। और एक है तुम जो हो अच्छे हो, अब इसको थोड़ा और अच्छा कर लिया जाए। फर्क पड़ेगा। अगर आप किसी की हैबिट को तुरंत रिजेक्ट करेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा। आप भी नहीं सुनते, आपको कोई एकदम कह दे, आपको कोई टोक दे। अब कोई यहाँ बात कर रहा हो और मैं डांट दूं किसी को, क्यों बात कर रहे हो, उसको बुरा लगेगा, तो मुझे तरीके से समझाना पड़ेगा उन्हें। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कैसे संबंधों को अच्छा करना है। और संबंधों में एक बहुत बड़ी बात है, हमें लगता है आई एम राइट, जो मैं बात कर रहा था, मैं ही सही हूं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होगी। एक ही परिस्थिति को दो व्यक्ति अलग अलग नजरिए से देखेंगे या एक ही नजरिए से देखेंगे। कुछ लोग हॉल में आते हैं, वो आगे की सीटें ढूंढते हैं। कुछ लोग आते हैं, वो पीछे की सीट ढूंढते हैं। अब हु इज राइट? हु इज राइट? बोथ आर राइट, या जो आगे बैठे वो राइट? अब जो आगे आके बैठते हैं उनको लगता हमने तो अच्छी सीट ले ली, और पीछे वालों को सोच के देखते हैं, अरे अजीब आदमी है, पीछे जाके बैठ के पीछे से कुछ दिखाई भी नहीं देता, हर जगह पीछे रहते हैं, यहाँ तो कम से कम आगे बैठा करो। उनको वो अजीब लगते हैं। और जो पीछे बैठते हैं उनको कौन से लोग अजीब लगते हैं? वो कहेंगे भाई आगे जाके बैठ गए, देखो आगे कोई बैठना होता है, पता नहीं कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, सो भी नहीं सकते, पीछे आराम से सो जाओ, अगर लेक्चर समझ ना आए तो भाग जाओ। जैसे ही बोलने वाले ने इधर देखा और चुपचाप कहीं खिसक लेते हैं, उनको ये फायदा दिखता है। अब बताओ कौन सही है? दोनों में से कौन सही है? क्या दोनों ही सही है या एक सही है? हमें लगता है हम सही, दूसरे गलत। आज सारे लड़ाई झगड़े कला कलेश इसी बात के हैं कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम मेरे सही को समझो, और जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक हम झगड़ा करते रहेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
और जब हम कहते हैं यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, दैट मीन्स एट दैट टाइम वी आर रेडिएटिंग नेगेटिव एनर्जी। और जब हम कहते हैं यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर डिफरेंट, एवरीवन इज डिफरेंट, तो जब हम कहते हैं डिफरेंट तो क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है कि एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन इज यूनिक, हर एक का वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग है, तो वो एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी जाती है। एक बार एक महात्मा जी थे, उनके 3 चेले बैठे हुए थे। एक चेला कहता गुरुजी ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा यू आर राइट, तुम सही हो। दूसरा इधर बैठा था, कहता गुरुजी ऐसे थोड़ी होता, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा यू आर राइट, तुम भी सही हो। तीसरा पीछे बैठा था, वो खड़ा ही हो गया, कहता गुरुजी एक डाउट है। कहता पूछो। कहता इन्होंने एक बात कही, आपने कहा तुम राइट हो, उन्होंने उसकी उल्टी कही और आपने कहा वो भी राइट है। अब गुरुजी या तो ये राइट होगा या वो राइट होगा, दोनों कैसे राइट हो सकते हैं। गुरुजी ने उसे देखा और लंबी दृष्टि देते हुए कहा यू आर आल्सो राइट, तुम भी सही हो। यही है संबंधों को सही करने का तरीका, किसी को गलत कहो ही ना। आजकल अगर संबंध अच्छे करने हैं, संबंधों को ठीक करना है, किसी से बहस भी ना करो, आर्गुमेंट भी ना करो। वो कहते कोई कहे हाथी उड़ता है, आपको जी हाँ मेरे छत पे बैठा हुआ है। सिंपल सी बात है, काहे को आपने अपने को सही सही करना और दूसरे को गलत करना, क्योंकि उससे उसका ईगो हर्ट होता है, और ईगो हर्ट होगा तो फिर वो आपसे दूर भागेगा, आपकी बात सुनेगा ही नहीं, समझेगा तो है ही नहीं और फॉलो तो करेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। इसलिए ये सोच बदलनी है। सब सही हैं, सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से, जैसा जैसा उनको स्क्रिप्ट मिला हुआ है। हम सब एक्टर हैं, पता है आपको, ये दुनिया एक ड्रामा है, हम सब एक्टर हैं, हमें एक एक रोल मिला हुआ है और वो रोल एक स्क्रिप्ट के हिसाब से डिसाइडेड है पहले ही। अब रावण को रावण के डायलॉग बोलने हैं, राम ने राम के डायलॉग बोलने हैं। अब हम रावण से एक्सपेक्ट करें कि वो लक्ष्मण की तरह बन जाए, भोला भाला सीधा सा बन जाए, प्यार से बात करने लग जाए, तो ये पॉसिबल है? नहीं है। सबका रोल अलग अलग है। हमें दूसरे की स्क्रिप्ट में नहीं जाना है, अपनी स्क्रिप्ट बढ़िया करनी है, अपना रोल बढ़िया निभाना है, इसमें समझदारी है। तो दूसरों को कंट्रोल करने की हैबिट संबंधों को खराब करती है। दूसरी हैबिट है जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज मतलब दूसरे की आलोचनाएं करते हैं। तो आलोचना आपको पसंद है? कोई है इतना हिम्मत वाला आदमी वो कहे जी निंदक नीरे राखिए, इस बात को मानने वाला कि निंदा करने वाले को हम अपने नज़दीक रखेंगे, बिना साबुन बिना पानी आपका स्वभाव निर्मल कर देता है। पर नहीं होता, आपका हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। पॉजिटिव वे में लें तो अच्छा है, लेकिन ये तो हो गया हमारे लिए कि हमारी कोई आलोचना करे तो हम समझ लें कि पत्थर किसको पड़ते हैं? आम के पेड़ को ही पड़ते हैं ना, नीम के पेड़ को पड़ते हैं कभी? तो जिसके पास कुछ होता है, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, सबकी बातें नहीं होती। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो केवल तारीफ होती है। इसलिए कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो घबराना नहीं, डरना नहीं, उसको पॉजिटिव वे में लेना कि ये व्यक्ति फ्री में मेरा डायग्नोज कर रहा है, फ्री में मेरा एक्सरे कर रहा है, मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहा है, मेरी कमियां मुझे बता रहा है,
एटलीस्ट इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति है जो मेरे बारे में सोचता है, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए सोच रहा है। अभी तो मेरी कमियां बता रहा है, वो मुझे परफेक्ट रूप में देखना चाहता है, हर चीज मेरी एक्यूरेट देखना चाहता है। तो ये है पॉजिटिव रूप, जब दूसरा आपको क्रिटिसाइज करे। लेकिन हम दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करें, क्योंकि क्रिटिसाइज करना एक नेगेटिव बात है, ये पॉजिटिव बात नहीं है। जितना टाइम हम दूसरों की आलोचना करने में लगाते हैं, उतना अपने को बेहतर बनाने में लगाएं। अपने को बेहतर बनाने के लिए, बेटर करने के लिए इतना टाइम दें कि दूसरों की आलोचना करने का आपके पास टाइम ही ना हो सकता या नहीं हो सकता? बिल्कुल सिंपल सी बात है। और क्रिटिसाइज तब करते हैं जब दूसरे की खामियां देखते हैं, जब दूसरों के ऐब देखते हैं, जब दूसरों के नुक्स देखते हैं। एक ने कहा बड़ी अच्छी बात, सारी उम्र जाया कर दी, सारी उम्र जाया कर दी औरों के नुक्स निकालते निकालते। इतना अगर खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते, आप एंजल्स बन जाते, देवता बन जाते। पर हमारा फोकस दूसरों को ठीक करने का है। जो हो नहीं सकता काम वो करना चाहते हैं, जो हो सकता है अपने को चेंज करना तो आसान है, क्योंकि सारा कंट्रोल हमारे पास है। दूसरों के बारे में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्रिटिसिज्म, दूसरों के लिए आलोचना करना, वो संबंधों को खराब करता है। मान लो आपकी नई नई शादी हुई, सास थोड़ी टेढ़ी निकल आई, अब आप पीछे में इधर उधर सास के बारे में बता रहे हो, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास ऐसी है। अब आपने सोचा कि मैंने तो अपना बता दिया, लेकिन वो घूमते 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 बात कहाँ पहुँच जाएगी? आपने थोड़ी सी बोली होगी और दूसरे उसको और बढ़ा के आपकी सास तक पहुँचा देंगे। अब सास का फिर आपके तरफ क्या नज़रिया रहेगा कि मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती। रिलेशन अच्छा होगा या नहीं होगा? और इसके बजाय अगर सास कैसी भी है, आप कहते हैं जी मेरी सास तो इतनी अच्छी है, मुझे तो अपनी माँ की भी याद नहीं आती, मेरी माँ से भी बढ़िया है। तो सास के पास वो बात भी पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं से कि आप बहू बड़ी तारीफ करती है आपकी, तो वो फिर कोशिश करेगी माँ की तरह बनने की, फिर सास की तरह बनने की नहीं करेगी। सिंपल सिंपल बातें हैं। हम दूसरों के लिए वही करें जो हम चाहते हैं। किसी को आलोचना पसंद नहीं है तो आलोचना करें ही ना। हम दूसरों के वर्तमान रूप को देख के उसकी वर्तमान रूप के बारे में ना बोलें, वो बोलें जो आप देखना चाहते हैं। वो आपको तंग करता है तो ये ना कहें ये तंग करता है, आप कहें ये तो बड़ी हेल्प करता है जी, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो मेरी जगह जगह मदद करता है। तो वो मदद करने वाला बन जाएगा। और अगर आपने उस पर लेबल लगा दिया ये तंग करता है, तो फिर वो कहेगा बताता हूं मैं अब इसको। चाहे आपने कहा भी नहीं, मन में भी सोचा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत आदमी है, तो वो एनर्जी भी उस तक जाएगी और वो वैसा ही बन जाएगा आपके लिए। संबंध केवल बोलने से ठीक नहीं होते, केवल आपके अच्छे व्यवहार से ठीक नहीं होते, उसके लिए आपकी सोच भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या आप दूसरे के लिए सोच रहे हैं? ये तो हैं ही ऐसे, ये तो हैं ही ऐसे, बड़ा मुश्किल है इनके साथ रहना, क्या करें, शादी कर रखी है, बच्चों के खातिर रहना पड़ रहा है, नहीं तो मैं कब की छोड़ के चली जाती। तो आप ये कहेंगे, ये सोचेंगे, तो ऐसे रहेंगे आप उस घर में जैसे मुसीबत में रह रहे हो, आपको जेल की सजा हो रखी हो और जेल की चक्की काट रहे हो कि मुसीबत में अब मुझे वही करना पड़ रहा है। एक है कि मेरी चॉइस है, मैंने पसंद किया है यहाँ आना, और एक हो गई कंपल्सन, मजबूरी में रहना। कौन सा अच्छा? तो दूसरों के बारे में ये नेगेटिव सोचना ही नहीं है। चाहे वो नेगेटिव हैं भी, तब भी आपने उनके बारे में वो कहना है, वो सोचना है जो आप चाहते हैं कि ये ऐसे होने चाहिए।
तो क्रिटिसिज्म आपके रिलेशंस में नेगेटिव एनर्जी है जो दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करती। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि हम आपको स्वीकार नहीं करते, आप में ये बुराइयां हैं। खासकर बच्चों का भी, कभी बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं कीजिए। चलो बड़ों को तो भी इतना इफेक्ट ना पड़े, बच्चे बड़े छोटे कोमल फूल होते हैं। अगर बच्चों को आप सोच रहे हैं कि हम नेगेटिव भाषा बोल के, क्रिटिसाइज करके बच्चों को सुधार रहे हैं, तो आप गलतफहमी में। क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन दोनों ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, बच्चे की डेवलपमेंट में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। दोनों ही ब्लॉकेज हैं। हम बच्चों को कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, करते हैं ना बच्चों की क्रिटिसिज्म कि ये तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बहुत स्लो है, तुम ये मत करो, तुमसे ये काम होगा ही नहीं, तुम जो काम करते हो गलती करते हो। ऐसी ऐसी लाइंस नेगेटिव भाषा बोल के बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं। तुम रख दो, तुमसे टूट जाएगा, तुम तो बैठ ही नहीं सकते, तुम्हारी तो कंसंट्रेशन नहीं बनती। तो नेगेटिव बोल के बच्चा क्या करेगा, वो एक चित्र अपने मन में बनाएगा आपके बारे में। जो आपने कहा उसको, आपने कहा तू तो डफर है, तू तो निखट्टू है, तुझे कुछ नहीं आता, तो बच्चा कहेगा अच्छा मुझे कुछ नहीं आता। वो उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेगा। आपके द्वारा कहे गए शब्द वो वाइब्रेशंस के रूप में, जो सोचा भी वो वाइब्रेशंस के रूप में, और जो कहा वो शब्दों के द्वारा वो बच्चा एब्जॉर्व कर लेगा और वो मान लेगा कि मेरे माँ बाप तो सही कहते हैं, माँ बाप तो हमेशा सही होते हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे मेरे बारे में, मैं होऊंगा ही नलायक, तभी मुझे नलायक कहते हैं। अब उसने मान लिया कि मैं नलायक हूं। अब आप उसको कितना भी ट्यूशन पढ़ा दो, कितने भी बढ़िया स्कूल में पढ़ा दो, वो प्रूव करके दिखाएगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, क्योंकि आपने शब्दों के द्वारा उसको नेगेटिव प्रोग्रामिंग उसकी कर दी। इसलिए बच्चे को ये कहने के बजाय तुमसे नहीं हो सकता, क्यों ना हम ये कहें कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसको एप्रिशिएट करें, उसकी थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट होती है तो हम उसको एप्रिशिएट करें। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट कर दे रातों रात। हो सकता है एक बच्चा एकेडमिकली इंटेलिजेंट हो, दूसरा किसी और चीज में इंटेलिजेंट हो सकता है, इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकता है। जरूरी थोड़ी है सभी बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट होंगे, कोई स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। तो ना हम कंपैरिजन करें। कई बार बच्चों को कहेंगे देख तुम्हारा भाई, तुम्हारा कजन, तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा क्लासमेट कितना इंटेलिजेंट है। बहुत बुरी तरह हम बच्चों से तुलना करते हैं बच्चों की। देख तुम्हारे 70% नंबर आए और उसके 95% नंबर है। तुम्हारा भाई कितना स्मार्ट है और तुम कैसे हो, वो कितना इंटेलिजेंट है। देखो उसकी पसंद, उसकी शौक, उसके हॉबीज और तुम्हारी कुछ भी नहीं है। तो ये कह के हम बच्चे का मोरल डाउन करते हैं, हम बच्चे के सेल्फ एस्टीम पे चोट पहुंचाते हैं, उसका आत्मविश्वास टूटता है, उसे लगता है कि सारे लोग मेरे से बेटर हैं, मैं ही हूं खराब। तो उसके अंदर कौन सी भावना आएगी? हीन भावना। आज वो 5 साल का है, कल को 20, 30, 50 का होगा, उसके संस्कार फिर वैसे ही रहने वाले हैं। उसे लगेगा कि मैं ठीक नहीं हूं, बाकी सब ठीक हैं, मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, दूसरों को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने उसके सेल्फ एस्टीम पे चोट पहुंचाई। तो इसलिए कंपैरिजन, हम क्यों बच्चों का कंपैरिजन करते हैं? कारण सिंपल है, क्योंकि हम अपना भी कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। मेरे पास अल्टो है, इसके पास ऑडी है, मेरा छोटा घर है या मेरा बड़ा महल है, इसकी तो छोटा सा है। हर जगह कंपैरिजन। कंपैरिजन के बजाय हम ये क्यों नहीं कहते कि हम जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन इज स्पेशल, एवरीवन इज डिफरेंट। हर एक को भगवान ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है। तो ये कंपैरिजन, तुलना करने की आदत
हमें भी तंग करती है सारी उम्र। अब हम बड़े हो गए, मान लो बचपन में हमारी प्रोग्रामिंग कर दी गई कि तुलना करनी है, हमें सिखाया गया है कि यू शुड बी बेटर देन अदर्स, औरों से तुम्हें अच्छा होना चाहिए। अब हम नहीं हो पाए, मान लो हमारे पास अल्टो कार आई, अब दूसरों की देख देख के परेशान होते रहेंगे। अगर हमें सिखाया होता कि कोई भी मिले, अल्टो मिले तो भी खुश रहना है, ऑडी मिले तो भी खुश, कुछ भी ना मिले तो भी खुश रह सकते हैं, यू कैन बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन, ये नहीं सिखाया, और ये सिखाना जरूरी है। तो कंपैरिजन हमें आगे बढ़ने नहीं देता, नेगेटिव कंपैरिजन, खासकर बच्चों के लिए इसका ध्यान रखना है, और ना ही क्रिटिसिज्म लाना है, और बच्चों के आगे कोई शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करने। अब वो टाइम गया कि आपने डांटा, आपने मारा, बच्चा सुधर जाएगा, नहीं। पेरेंटिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बच्चों को कोई भी चीज़ समझा के मना करनी है, अपनी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी करनी है, प्यार वाली करनी है कि वो आपकी बात समझ लें। इंस्ट्रक्शन मोड चलने वाला नहीं है कि हर जगह इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन। बच्चे जो हम कहते हैं उससे भी ज़्यादा जो हम करते हैं उसको फॉलो करते हैं, इसलिए अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन चाहिए। जिस घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होगा, क्या उसका नेगेटिव असर बच्चे पे नहीं पड़ेगा? बताइए। उस बच्चे की ग्रोथ जैसे होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि घर का वातावरण नेगेटिव है, रोने का वातावरण है, नाराज होने का, चिल्लाने का, लड़ाई झगड़े का वातावरण है। उस नेगेटिव वातावरण के कारण उस बच्चे को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी में भी और अपने संस्कारों को भी ठीक करने के लिए, क्योंकि उसको घर के एनवायरनमेंट का कोई सहयोग नहीं मिला। तो इसलिए पेरेंट्स की, हस्बैंड वाइफ की वो भी बड़ी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे आपकी एक एक चीज़ कॉपी कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा होता है ना, उसकी ठोकर लगे टेबल से, रास्ते से जा रहा है, ठोकर लगी, तो बच्चा रोने ना लगे, हम उसको क्या कहते हैं, टेबल को मारो, तुम्हारा कसूर नहीं है। किसका कसूर है? टेबल का कसूर है, तुम्हारे आगे टेबल आ गया, तुम्हारे रास्ते में, तुम तो ठीक हो, तो टेबल को मारो। अब बच्चे ने क्या सीखा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, अगर मुझे कोई दर्द मिलता है, मुझे कोई परेशानी मिलती है, किसका कसूर होता है? किसको ब्लेम करना है? दूसरे को। अब उस बच्चा अभी तो छोटा है, चुप हो गया, जब बड़ा होगा तब भी वो ही करेगा। अब उसको कहीं से कोई ऐसी सिचुएशन आई, ऐसे लोग मिले, जरा भी दर्द मिला, वो क्या कहेगा, इसकी वजह से दर्द मिल रहा है, इसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, ये मेरे कष्ट का कारण है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं कारण हूँ, प्रॉब्लम मेरे अंदर भी हो सकती है, क्योंकि बचपन से हमने उसकी ग्रूमिंग ही ऐसे की। हमने उसको सिखा दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि हमेशा दोष किसको दो, दूसरे को दोष देके पीछा छुड़ा लो। तो पेरेंटिंग मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छी हैबिट्स देना। और हमेशा कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, हमेशा कंप्लेनिंग बच्चे की कंप्लेंट्स करते रहते हैं। तो कंप्लेनिंग भी नहीं करनी है, उसके बजाय कम्प्लीमेंट्स देने हैं। कम्प्लीमेंट्स देंगे, बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे, अपने को भी कम्प्लीमेंट दो, हमेशा दूसरे को भी कम्प्लीमेंट दो, अपने को भी पॉजिटिव रखो, दूसरे को भी पॉजिटिव रखो। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, हाथ आगे करो, लंबा सांस ले लो, अब इस हाथ को थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाओ, इतना ऊपर ले जाओ कि छू लो आसमान। अब इसको मोड़ लो पिछली तरफ, कोहनी को 180 डिग्री लेके पीछे पीठ पे ले जाओ, और 3 बार अपनी पीठ पे थपकी देते हुए बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश, वाह रे मैं, वाह रे मैं, मेरे जैसा कोई नहीं,
मैं लाखों में एक हूँ। आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट, आई एम वेरी स्मार्ट, आई लव माई सेल्फ, आई एम पावरफुल, गॉड लव्स मी, एवरी वन लाइक्स मी। मैं ही हीरो हूँ, मैं ही अनमोल हीरा हूँ। एक दिन मैं बड़े काम करूँगा। मैं इस दुनिया में बड़े काम करने के लिए आया हूँ। मैं इतिहास रचूँगा। एक दिन ये दुनिया मुझे जानेगी। शाबाश, यू आर द बेस्ट। लगे रहो, डटे रहो, दूसरों की मदद करते रहो। तो ये तो मैंने अपने लिए कहा जैसे मैं भाषा में, ऐसे ही आप बच्चों को कह सकते हो कि तुम तो लाखों में एक हो, तुम तो मेरे चिराग हो इस घर के, तुम तो हमारे हीरो हो। वो सचमुच सोचने लगेगा मैं हीरो हूँ, उसका सम्मान बढ़ जाएगा। उसको कहो तुम बहुत अच्छे हो। कभी बच्चों को नेगेटिव बोल के सुधारना नहीं है। जो जो रेडी हैं इस काम के लिए वो हाथ खड़ा करो कि आज से बच्चों के आगे कोई भी नेगेटिव लाइन बोल के उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश नहीं करनी। वो बोलना है जो आप उनके अंदर देखना चाहते हैं, वो नहीं बोलना जो वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट रूप देख के वो बात नहीं करनी, तो संबंध कितने अच्छे हो जाएंगे। कम्प्लीमेंट्स दो, हर चीज का कम्प्लीमेंट है। एक चीज को नेगेटिव कहने के बजाय आप उसी बात को पॉजिटिव वे में भी कह सकते हो। किसी को ये कहने के बजाय कि आप बहुत मोटे लग रहे हो, आप ये भी कह सकते हो कि आप हेल्दी बहुत हो। किसी को ये कहने के बजाय कि आप कमजोर हो गए हो, बहुत पतले हो गए हो, उसको आप ये कह सकते हो कि आप बहुत फिट हो गए हो आजकल। कह सकते हो कि नहीं कह सकते कि बड़े फिट लग रहे हो आप तो। वर्ड्स का बड़ा जादू है। जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी, अगर वाणी का इस्तेमाल हम सही सीख जाए, कितनी बातें सही हो जाएं। हो सकती है, नहीं हो सकती। वाणी बहुत, हमारी शब्द, कहते 2 साल लग जाते हैं इंसान को ये सीखने के लिए कि क्या बोलना चाहिए, पर सारी उम्र लग जाती है ये सीखने में कि क्या नहीं बोलना चाहिए। सारी उम्र भी कम पड़ जाती है। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है चुप रहना, या फिर बात ऐसी करो जो खामोशी से अच्छी है। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा जाता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, युक्ति युक्त बोलो, प्यार से बोलो। आप बोल सकते हैं प्यार से? आप में से किस किस को प्यार से बात करने आती है? आती है। अगर प्यार से बात करने आती है तो इसका मतलब हम सबसे प्यार से बात करते हैं, या हम उनसे प्यार से बात करते हैं जो हमसे प्यार से बात करते हैं? बताइए। अगर प्यार से बात करना आती है तो इसका मतलब है हमें हमेशा प्यार से बात करनी होगी और सबके साथ प्यार से बात करनी होगी। ये नहीं कि जब मतलब है तो प्यार, सामने वाला प्यार से बात करे तो हम भी प्यार से बात करते हैं। अगर सामने वाला प्यार से बात ना करे तो आप में कौन कौन ऐसा है जो कहता है कि मैं प्यार से बात कर सकता हूं, वो चाहे कैसे भी बात करे। वेरी गुड। पर होता क्या है, हम क्या करते हैं, सामने वाला हमारे बारे में कैसे डिसाइड कर सकता है? वो अपने बारे में डिसाइड कर सकता है कि उसे प्यार से बात करनी है या गुस्से में बात करनी है। पर हाँ, हम उसको देख के खुद के बारे में डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इसने प्यार से बात की तो मैं भी प्यार से बात करूंगा, अगर इसने बात ही नहीं की तो मुझे भी क्या पड़ी है बात करने की। तो हम डिसाइड कर रहे हैं उसको देख के। इसका मतलब हम उसको कॉपी कर रहे हैं कि वो आप जितना प्यार से बात करेंगे
हम भी उतना ही प्यार से बात करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। अब कॉपी करना अच्छा होता है, या हम वो बने कि दूसरा हमें कॉपी करे। एक है कि हम दूसरे की हैबिट्स को कॉपी करें, और एक है कि हम इतने अच्छे बने कि दूसरा हमारी से इम्प्रेस होके हमें कॉपी करे। कौन सा बेटर है? ओरिजिनल हम बने अपने, इतना अच्छा बने कि दूसरे हमें कॉपी करने के लिए तैयार हो जाएं। घरों में शादियां होती हैं, शादियों में लोग एक लिफाफा सा देते हैं, शगन कहते हैं उसको। उसके बाद जब शादी पूरी हो जाती है तो लोग एक कॉपी पेन लेके कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? कि किसने कितना दिया। क्यों लिखते हैं? ताकि हम भी उनको उतना दे सकें। मतलब ये हम दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। दूसरा जितना देगा उतना ही हम भी देंगे। मतलब हम रिश्ते निभा नहीं रहे, हम बिजनेस कर रहे हैं। ये तो बिजनेस में होता है, जितना पैसा दोगे उतना सामान मिलेगा। तो हम रिश्ते में भी कॉपी कर रहे हैं। ये आदत हमारी बन गई है। अब इसको छोड़ना है। हमने वो बनना है कि दूसरा हमें कॉपी करे। हम दूसरा अगर गुस्से से बात कर रहा है, उसको देख के हमने गुस्से से बात नहीं करनी है। अगर उसको देख के हमने गुस्से से बात की तो इसका मतलब हमने उसको कॉपी कर लिया। और अगर हमने प्यार से बात की, वो गुस्से से कर रहा है, तो क्या होगा? वो भी तो कॉपी करेगा। उसमें भी वो आदत है कॉपी करने की, तो वो भी धीरे धीरे हमारी आदत को कॉपी करेगा और थोड़ी देर में वो भी शांत हो जाएगा। आपका अगर गुस्से प्यार का संस्कार ज़्यादा है, दूसरे का गुस्से का संस्कार ज़्यादा है, इसलिए आपको लगता है कि वो व्यक्ति आया और उसने आपको गुस्से में, आपके अंदर गुस्सा ले आया, उसकी वजह से गुस्सा आपके अंदर आया। कौन कौन लोग कहते हैं कि दूसरे लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं? हम तो बड़े अच्छे हैं, आराम से बैठे रहते थे, वो आया, उसने ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कोई गलती कर दी, मुझे गुस्सा आ गया। ऐसा ही मानते हैं ना। ये भी ब्लेम गेम है, दूसरे को दोष देना। अच्छा, मान लो वो व्यक्ति आया, आपका संस्कार है प्यार से बात करने का, आप सबने हाथ खड़ा किया था। उसका संस्कार है सामने वाले का गुस्सा करने का। आपके सामने आया, उसको देख के अब आपने अपने प्यार का संस्कार क्यों छोड़ दिया? क्वेश्चन तो ये है। आपका संस्कार प्यार का है, उसको देख के आपने अपना संस्कार ही छोड़ दिया। और हुआ ये कि जैसे ही वो गुस्से से बोला, आप भूल गए कि मेरे अंदर क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरे अंदर प्यार भी है या नहीं। और आप अपने को भूल के उसके संस्कार को अपने अंदर ले आए। अब बताओ फिर पावरफुल कौन है? वो पावरफुल है ना, उसने आपको मोल्ड कर दिया, उसने आपका संस्कार चेंज कर दिया। आप तो कमजोर निकले, आप तो भूल ही गए कि मेरे अंदर कौन सी गुड क्वालिटी थी। जब सामने वाले का गुस्से का संस्कार आप पे प्रभाव डाल के आपको गुस्से में ला सकता है, तो आपका प्यार का संस्कार उस पे प्रभाव डाल के उसे प्यार में क्यों नहीं ला सकता? ला सकता है, नहीं ला सकता? तो गुस्से के बजाय अब क्या करना है? प्यार की बहती गंगा बनना है। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा चाहे कुछ भी बोले, मुझे प्यार से इसलिए बोलना है क्योंकि जब मैं प्यार से बात करूंगा तो सबसे पहले अच्छा फील किसको होगा? प्यार से बात करने वाले को फील होगा ना। गुस्से करने वाले को तो कभी अच्छा फील होता ही नहीं है। मुझे प्यार से इसलिए बात करनी है क्योंकि मुझे रिश्ते अच्छे करने हैं, मैं परेशान नहीं रह सकता, मुझे खुश रहना है, इसलिए मुझे प्यार से बात करनी है। और मैं करूँगा तो धीरे धीरे वो भी मुझे नकल करके वो भी प्यार से बात करने लग जाएगा। और मेन बात है कि प्यार से बात करने के लिए प्यार अपने अंदर भरना भी तो है। मेरे पास होगा तभी तो बांटूंगा। और अपनी वाणी मीठी बनानी है, सोच अच्छी करनी है,
वाणी के लिए क्या कहते हैं? कहते ये जो वाणी है ना, तलवार के घाव तो भर जाता है पर शब्दों का घाव नहीं भरता। कहीं गलती से ऐसी बात निकल जाए, सारी उम्र लोग याद रखते हैं, भूलते नहीं, रिश्ता सही होता ही नहीं। वाणी वाण का भी काम करती है और ये वाणी वीणा का भी काम करती है। अगर वाणी बाण बन जाए तो महाभारत हो जाता है और ये वीणा बन जाए तो जीवन में संगीत हो जाता है। इसलिए कहते हैं मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास, इन्हीं से अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। जीवन की आधे से ज्यादा समस्याएं तो इसी से समाप्त हो जाएं कि इंसान एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाए। क्या बोलना है, समस्याएं समाप्त हो जाएं। बोल और बोल में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। एक व्यक्ति बात करता है, लोग कहते बात बनी नहीं, कुछ मजा नहीं आया, ये भी कोई बात हुई। और एक व्यक्ति बात करता है, कहते बात तो आपकी 16 आने सही है, एकदम सही बात आपने कही। लोगों ने मंत्र बनाए, दोहे बनाए, श्लोक बनाए, दो शब्दों के, दो लाइनों के, लेकिन कितना अच्छा मीनिंग बता देते हैं। और एक व्यक्ति 2 घंटे बात करता है और लोग कहते हैं भाई साहब कहना क्या चाहते हो, बात समझ नहीं आई आपकी। इसलिए कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, युक्ति युक्त बोलो, कहाँ कौन सी बात कहनी है इसकी भी समझ है। एक बार एक राजा था, उसके 2 ज्योतिषी उसके पास आए उसका फ्यूचर बताने के लिए। एक ज्योतिषी ने हाथ देखा, महाराज आपकी रेखाएं ठीक नहीं बता रही। कहते क्या हुआ? कहते आपके देखते देखते सारा परिवार मर जाएगा और अंत में आप भी मर जाएंगे। आपके भाग्य में महाराज दुख ही दुख लिखा है। महाराज को गुस्सा आया कि ये तो नेगेटिव खबर लेके आया है भाई, इसको जेल में भेजो। एक और ज्योतिषी आया कुछ दिन बाद, उसने भी हाथ की रेखाएं देखी और कहने लगा महाराज आपके भाग्य के तो क्या कहने, आपकी आयु का तो जवाब ही नहीं है, आपके परिवार में सबसे लंबी आयु आपकी है, आप जैसी आप जितनी आयु किसी की भी नहीं है परिवार में। तो राजा बड़ा खुश हुआ और उसको इनाम दिया। अब दोनों में क्या फर्क है? दोनों ने बात वही कही, लेकिन कहने का अंदाज, कहने के शब्द अलग अलग थे। मैं हंसी में सुनाता हूं, बड़ी अच्छी बात है। महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना है आपने? शेरे पंजाब उनको कहा जाता था। पंजाब में उनका लाहौर में राजधानी थी, सब कुछ था, पर बचपन में एक आंख चली गई चेचक से, आंख एक थी। 2 आदमियों में शर्त लग गई कि महाराज को सुना के आना है कि महाराज एक आंख वाले हैं। एक आदमी सीधा सीधा कहता मैं तो सच बोलता हूँ, पर सत्यता के साथ सभ्यता भी चाहिए, सत्यता के साथ मिठास भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए। तो वो महाराज के पास जाकर कहता है महाराज हमारे महाराज काणे हैं। अब शेरे पंजाब को कोई काना कहे, अब उसकी क्या हाल हुआ होगा वो वही जानता होगा। दूसरा गया, वो कहने लगा धन्य हो महाराज रणजीत से, सबको एक आंख से देखते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, इनके लिए हिंदू मुसलमान सिख सबको एक नजर से देखते हैं। एक नजर से देखना, वो चीज पॉजिटिव हो गई। महाराज ने कहा भाई इसको तो दरबार में बड़ा ऊंचा स्थान देके परमानेंट बैठाओ, ये तो समझदार लग रहा है, जैसे अकबर और बीरबल समझदार था, ऐसे व्यक्ति तो चाहिए हमें। तो बात करने का तरीका, एक मैंने बात कही युक्ति से बात करनी है, उसके ऊपर भी एक चीज बताता हूं आपको। एक राजा था, उसका हाथी बीमार हो गया। हाथी बीमार हुआ तो राजा ने कहा, गांव वालों को बुला लिया कि भाई ये हाथी मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस हाथी को संभाल के रखना, इसको मेरा हाथी है, राज हाथी। तो
जैसे रॉयल फैमिली के लोग होते हैं तो ये भी राजा का हाथी है, बूढ़ा हो गया है, पर कोई ये खबर लेके ना आए मेरे पास कभी भी कि हाथी मर गया, नहीं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। ले गए गांव वाले हाथी को, 5-10 साल उसकी पालना की। अब वो बूढ़ा हो गया था, एक ना एक दिन तो जाना था। एक दिन हाथी जी चल बसे। अब गांव वालों को फिक्र लग गया कि राजा को कौन इतला करेगा, जो करेगा वो मार खाएगा। उन्होंने सोचा क्या किया जाए। एक ने कहा हमारे गांव में वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं बड़े अनुभवी दादाजी, उनसे समस्या का हल कराते हैं। उनके पास चले गए तो उनको बात बताई। उन्होंने कहा डोंट वरी, आप फिक्र मत करो, कल मैं दरबार में जाऊंगा और मैं बात करूंगा। अगले दिन पहुंच गए सारे गांव के लोग उनको आगे करके। तो जाकर उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी वो सुनने लायक है। अगर पसंद आया तो लास्ट में ताली जरूर बजाना। वो कहता है अंधाता, जो हाथी आपने दिया था 2 दिन से ना घास खा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना ऊँघ रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है। तो महाराज कहते क्या वो मर गया? नहीं महाराज, हम अपने मुख से नहीं बोल सकते। तो राजा ने उनकी समझ की दाद दी और उन्हें इनाम दिया। तो ये बात होती है, हम कैसे अपनी बात रखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बात कई बार हम क्या करते हैं, बात तो अच्छी कर देते हैं पर मन में गलत सोच के करते हैं तो भी अच्छा असर नहीं होता। आप में से आज किसी को आता है कि बात अच्छी करें, अंदर गलत सोच के कहें? जैसे कोई सामने से मिले, भाई आप तो बड़े हैंडसम लग रहे, और अंदर सोचें हैंडसम कहाँ का, ये तो कार्टून लग रहा है आज। हम आज गड़बड़ बताऊं क्या है, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए हमें लगता है कि दूसरा आदमी ऐसा है, क्योंकि हम भी वैसे हैं। रिश्तों को सही करना है तो सोच भी वही रखनी है, बोलना भी वही है, दोनों पॉजिटिव करने हैं। पॉजिटिव शब्द बोल के दूसरे को चेंज करने की कोशिश करनी है, नेगेटिव बोल के नहीं करनी है। कर सकते हैं। जो संस्कार आपके अंदर है वो दूसरों के अंदर भी नहीं ढूंढना, ये भी एंड में आप याद रख लो। एक गलती हम ये करते हैं, मैं सच बोलता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं सारे सच बोलें, जब नहीं बोलते तो मैं हर्ट होता हूं। ये भी अच्छी बात नहीं। जो विशेषता मेरी है वो दूसरे की नहीं हो सकती। मैं अलग हूं, दूसरा अलग है। अपनी खूबी दूसरों में नहीं ढूंढनी है। जैसे मान लो आप पंक्चुअल हैं, आप टाइम पे आते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे के सारे टाइम पे आएं, और जब वो टाइम पे नहीं आएंगे तो आप बैठे बैठे खुद ही परेशान होते रहेंगे। 5 बजे बुलाया था, कोई नहीं आया, मैं अकेला ही आया हूँ, टाइम की कदर ही नहीं है लोगों को। तो प्रॉब्लम किसको हुई? मुझे। मेरी अच्छी क्वालिटी मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्यों बन गई? क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि वो दूसरों के अंदर हो, और ये पॉसिबल नहीं है। और एक गलती और फिर हम करते हैं, एक दिन हम टाइम पे आएंगे, दूसरे दिन टाइम पे आएंगे, तीसरे दिन सोचेंगे कोई टाइम पे नहीं आता तो मैं भी लेट ही आता हूँ। मतलब दूसरे की बुराई को देख के आपने अपनी अच्छाई छोड़ दी। तो क्या ये समझदारी है? पहले तो अपनी अच्छाई दूसरों में ढूंढो मत, और अगर अच्छाई ना मिले, आपको अपने वाला संस्कार दूसरे में ना मिले, तो अपना संस्कार नहीं छोड़ना है। वो आपकी गुड क्वालिटी है, उनकी गुड क्वालिटी कोई और है, वो आपके अंदर नहीं है। आपकी अलग, उनकी अलग, सबको एक्सेप्ट करना है। संबंधों को अच्छा बनाने के लिए नो कंट्रोलिंग, नो किसी को चेंजिंग, नो क्रिटिसिज्म, नो कंपैरिजन, ओनली एंड ओनली क्या करेंगे? कंप्लीमेंट्स देंगे। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? अब एंड में एक गीत के साथ हम समाप्त करेंगे। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो प्यार की बात मैंने कही उसके साथ हम इसको समाप्त करेंगे। एक गीत आपको मैसेज देगा, आप उसको गुनगुनाएंगे, तालियां भी बजाएंगे, डांस करना चाहें तो डांस भी कर सकते हैं, स्टेज पे आके भी कर सकते हैं। जो मैसेज देगा
कि दुनिया में सबके साथ प्यार से चलना सीखो जी।